तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो में हाई स्कूल का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को लेके आया हूं और मैं बता दे रहा हूं कि ये वीडियो क्लास 9th से लेकर हाई स्कूल तक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के लिखने की विधियां क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों के बारे में जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें एक रसायन दूसरे रसायन में बदल जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझ लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम, जो कि पहला रसायन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है जो दूसरे रसायन में बदल जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में, वायु में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है जो पहले रसायन से दूसरे रसायन में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार दिखाएंगे। 2Mg + O2, तीर के निशान के ऊपर दहन लिखेंगे क्योंकि जलाया जा रहा है। फिर 2Mg जो हमारा उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसी को हम शब्द समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तीर दहन मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, और हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक जो रसायन होता है उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे जब मैग्नीशियम जो कि ठोस होता है उसको हम जलाते हैं तो वो पाउडर के रूप में बदल जाता है, इस अवस्था में उसके परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और दूसरा रंग में परिवर्तन। देखिए, मैग्नीशियम जो होता है भूरे रंग का होता है, लेकिन जब उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह सफेद रंग का पाउडर बन जाता है। इससे रंग में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, और गैस का निकास। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो अभिक्रिया के दौरान बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। और अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया के दौरान ताप में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान ताप में भी परिवर्तन होता है। तो गाइस, हमारा सेकेंड टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन, जिसे हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन तथा अभिक्रिया के पश्चात बना उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, को जिस समीकरण द्वारा लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नीशियम Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। इसको हमने रासायनिक समीकरण के रूप में लिख के दिखाया था। ठीक है, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम जान लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन, अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायन या पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि पीछे हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया जा रहा था। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा था, तो जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ जो हैं तत्व, ये दोनों तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे अभिकारक। और जो हमारा उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो उत्पाद कहलाता है हमारा अभिक्रिया के पश्चात बने नए रसायन या पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देख लीजिए समीकरण, देख लीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक कहलाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद कहलाता है हमारा। ठीक है, तो जान लेते हैं आगे। रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखिए, जो रासायनिक समीकरण होता है उसको शब्द समीकरण, जैसे ये लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो इसको शब्द समीकरण में लिखने की सबसे सरल विधि है शब्द समीकरण। ठीक है, शब्द समीकरण को
शब्द समीकरण को लिखने की विधि सबसे सरल विधि मानी जाती है। फिर ऊपर लिखा गया समीकरण शब्द समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है समीकरण, ये एक शब्द समीकरण का उदाहरण है। फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार लिखा जाएगा उसकी विधि है। तो शब्द समीकरण की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। जो हम शब्द समीकरण लिखते थे उसकी जगह हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी हम शब्द समीकरण लिखते थे उसकी जगह हम अगर रासायनिक सूत्र का उपयोग करें तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो छोटा हो जाता है और बहुत ही उपयोगी बन जाता है। ठीक है, फिर है रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है हमारा, जो हम रासायनिक समीकरण जैसे देख लीजिए Mg+O2, ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या दिखाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रसायन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो वही लिखा रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि हम मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का उपयोग करें तो हम देखिए, हमने पीछे पढ़ा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो अभिक्रिया है ये शब्द समीकरण है। ठीक है, इस शब्द समीकरण को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? सूत्र का उपयोग करके। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से हमारा बनता है MgO, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखें, लिख सकते हैं इसको, शब्द समीकरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर समीकरण 1 सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ढांचा है क्योंकि अभिक्रिया असंतुलित है। देख लीजिए, इस समीकरण को हम सिर्फ कहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण का ढांचा है क्योंकि अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, असंतुलित है। ठीक है, तो संतुलित करने का तरीका या विधि हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो जान लेते हैं संतुलित समीकरण। जब रासायनिक समीकरण में तीर, देखिए समीकरण को तीर से दिखाया जाता है ना, तीर के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए, जब तीर के दोनों ओर, ये तीर है, तीर के दाहिनी ओर और बाईं ओर के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होती है तो हमारा समीकरण संतुलित होता है। देख लीजिए, टेबल की माध्यम से हम समझते हैं। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें तत्व हमारे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो और तीर के बाईं ओर परमाणुओं की संख्या, तीर के बाईं ओर के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे और इसमें लिखेंगे तीर के दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या, दाईं ओर के परमाणु की संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं MgO2, तो तीर के बाईं ओर परमाणु की संख्या Mg में कितना है, मैग्नीशियम में कितना है, 2 है, 2 Mg लिखना। तो 2 मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, इसलिए हमने 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, O2। ठीक है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, और इधर देखते हैं दाहिनी ओर, ये 2 Mg मतलब 2 Mg से भी गुणा कर रहा है और 2 O से भी गुणा कर रहा है, ऑक्सीजन से भी। ठीक है, तो Mg के भी 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हो गए। देखिए, दाईं ओर, बाईं ओर और दाईं ओर परमाणु की संख्या बराबर है। देखिए 2 2 2 2 सब तरफ बराबर है, इसलिए ये समीकरण हमारा संतुलित समीकरण कहलाएगा। अब जान लेते हैं कि असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे। तो जब रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। देख लिए, Mg+O2 तीर MgO। ठीक है, तो Mg तत्व लिखेंगे Mg और O2, फिर तीर के बाईं ओर परमाणुओं की संख्या। देखिए Mg में कितना है, 1 है, Mg अकेला है। O2 ऑक्सीजन 2 परमाणु है। ठीक है, और दाईं ओर देख लेते हैं कि MgO, Mg भी अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, तो 1 1 परमाणु। तो देख लीजिए, Mg तीर के बाईं ओर 1 परमाणु है और दाहिनी ओर भी 1 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन के बाईं ओर 2 परमाणु हैं और दाहिनी ओर 1 परमाणु है, इसलिए ये समीकरण है असंतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो इसका
आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी अभिक्रिया में हम जो जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान हमें उत्पाद का मिलेगा। ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ना ही द्रव्यमान का हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम निम्नलिखित समीकरण जो रासायनिक समीकरण है को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सर्वप्रथम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे तथा समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो भी रासायनिक समीकरण के तत्व होंगे, ठीक है, उनके चारों ओर हम बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा। इसके बाहर जो भी हमें लिखना होगा इसके बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप दूसरा हमारा है असंतुलित समीकरण 2 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण हमारा 2 यही था कि Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2O। तो इसमें हम परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। ठीक है, तो तत्व लिख लिए हम Fe है, Fe H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 3 परमाणु हैं, 3 तत्व हैं हमारे। तो देख लीजिए कि Fe अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक हमारा ये है, तो अभिकारक में कौन कौन से Fe है, H2 है और O है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से परमाणु की संख्या कितनी है। तो Fe के देख लीजिए, Fe हमारा 1 है, Fe में एक ही परमाणु है। और H2 में देखिए 2 परमाणु है, H2 लिखा है, H प्लस H, जब 2 परमाणु मिलेंगे तब मिलके H2 बनता है। ठीक है, तब मिलके H2 बनता है। देखिए H प्लस H, जब 2 परमाणु हाइड्रोजन के मिलते हैं तो H2 बनता है। ठीक, तो H2 में 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन में 1 परमाणु। देख लीजिए Fe में 1 परमाणु, हाइड्रोजन में 2 परमाणु और ऑक्सीजन में 1 परमाणु हमने लिख लिया। और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, उत्पाद हमारा ये है प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद हमारा ये है Fe3O4 प्लस H2। तो Fe में कितने परमाणु, देखिए Fe3 लिखा है, तो इसका मतलब है Fe मतलब 3 परमाणु Fe के मिलके Fe3 बनते हैं। ठीक है, तो Fe के 3 परमाणु हैं, हमने 3 लिख लिया। और हाइड्रोजन के 2 परमाणु, देखिए हाइड्रोजन H2 लिखा है, H प्लस H मिलके H2 बनाता है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। ठीक है, 1 प्लस 1, 2 परमाणु। ठीक, तो हमने 2 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के 4 परमाणु लिखे। देखिए इसमें देखिए ऑक्सीजन यही तो है, तो लिखा है O4 का मतलब O प्लस O प्लस O प्लस O, 4 बार 1 प्लस प्लस प्लस, तो ये कितने परमाणु हो गए, इसके 4 परमाणु हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 4 O4 लिखा है, तो O 4 बार लिख लेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया ऑक्सीजन के 4 परमाणु से मिलकर O4 लिखा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 4। तो फ्रेंड्स, स्टेप 3 हमारा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो सुविधा के लिए जिसका परमाणु सबसे अधिक होगा उसी को हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि देखिए ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं सबसे अधिक हैं। देखिए ऑक्सीजन के परमाणु सबसे अधिक है, वो भी किसमें है, उत्पाद में। तो हमें संतुलित करने के लिए इसमें अभिकारक में 4 से गुणा करना पड़ेगा। देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले संतुलित करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में देखते हैं, प्रारंभ में देखने पर देखिए, प्रारंभ में देखिए और अभिकारक में देखेंगे। प्रारंभ में अभिकारक में देखेंगे तो अभिकारक में देखिए ऑक्सीजन कहाँ, H2O में ऑक्सीजन है। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, तो यहाँ लिखा है 1 परमाणु H2O में। ठीक है, और उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद हमारा ये है, तो इसमें उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, O4 लिखा है। ठीक है, तो 4 परमाणु ऑक्सीजन के और किसमें है, Fe3O4 में। तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु Fe3O4 में है। ठीक है, अब सेकेंड आता है स्टेप हमारा, संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो 1 परमाणु हमारा किसमें है, H2O में। H2O में हमारा 1 ही परमाणु है
और इसको हमें 4 परमाणु के बराबर करना है। तो एक में हम 4 से गुणा कर देंगे, एक में 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो अभिकारक में भी परमाणु की संख्या 4 हो गई और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या 4 हो गई। ठीक है, जब हम अभिकारक में परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 परमाणु है और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, H4H2O लिख देंगे। ठीक है, और जो पहले हमने बताया था कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, इसलिए हम बॉक्स के बाहर लिखे। तो ये 4 देखिए, 4 का गुणा H2 में हो रहा है और 4 का गुणा O में हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए। तो ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन हमारा क्या Fe देखिए, इधर एक ही परमाणु है, इधर 3 परमाणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 परमाणु हो गया, 4 दूनी 8, और इधर हमारा हाइड्रोजन 2 ही परमाणु है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, स्टेप 4, हमारा स्टेप 4 है Fe तथा H के परमाणु अभी भी असंतुलित हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण 3 से हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। ठीक है, जो हमारा समीकरण 3 है ये आंशिक रूप से तो संतुलित हो गया, लेकिन पूरी तरीके से संतुलित नहीं हुआ है। तो हम इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हैं, हाइड्रोजन के परमाणु 8 हैं अभिकारक में और उत्पाद में 2 ही हैं, तो हम हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम एक सारणी और बना लेते हैं, एक टेबल और बना लेंगे, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में कितने हैं, उत्पाद में कितने। ठीक है, तो प्रारंभ में देख लीजिए, प्रारंभ में हमारे कितने हैं, 4H2O, तो इसका मतलब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। प्रारंभ में हमारे अभिकारक में 8 हाइड्रोजन, ठीक है, 8 परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन के 8 परमाणु है, तो किसमें है, 4H2O में है, और 4H2O में है। और उत्पाद में कितने हैं, उत्पाद में 2 ही हैं, H2 देखिए 2 ही हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण कैसे बनेगा, तो हमारा समीकरण बन जाएगा Fe + 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस, देखिए 4 से गुणा करेंगे 4H2O, H2। देखिए बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बॉक्स के बाहर ही परिवर्तन करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ये बॉक्स बना देंगे हम ऐसे। अब हमारा समीकरण बनेगा ये 4। ठीक है, ये हमारा चौथा समीकरण बनेगा, देख लीजिए ये हो गया समीकरण। अब हमारा इस प्रकार होगा, Fe + 4H2O, फिर Fe3O4 प्लस 4 4 से गुणा कर देंगे H2 में। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा 4 बन गया। अब हमारा स्टेप आता है 5। ये भी अभी पूरी तरीके से संतुलित नहीं हुआ है, ये भी आंशिक संतुलित समीकरण ही है। ठीक है, अब स्टेप 5 आ रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, अब तीसरा तत्व Fe असंतुलित है। ठीक है, अब क्या है, हमारा तीसरा तत्व जो Fe है, यहाँ पर देख लीजिए Fe है हमारा, Fe यहाँ पर एक ही परमाणु है, यहाँ पर उत्पाद में 3 परमाणु है। तो अभी भी हमारा Fe असंतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक कर लेंगे। तो हाइड्रोजन देखिए 4H2 मतलब 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। तो चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है दाहिनी ओर और हाइड्रोजन भी 4 है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो चुके हैं, लेकिन हमारा Fe जो आयरन है वो अभी भी असंतुलित है। तो इसको असंतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में Fe को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर एक टेबल बनाएंगे, Fe को संतुलित करने के लिए हम एक टेबल और बनाएंगे Fe के संतुलन के लिए। ठीक है, तो लोहे के परमाणु, लोहे को आयरन कहते हैं, आयरन के परमाणु प्रारंभ में कितने होंगे, संतुलित करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा। फिर अभिकारकों में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर समीकरण हमारा ये 4 बना था और ये 3 बना था। ठीक है, तो समीकरण 4 में देख ले रहे हैं कि Fe अभिकारक में एक ही परमाणु है, वो भी किस में है, Fe में है, और उत्पाद में कितना हमारा Fe3 3 परमाणु, वो भी किस में है, Fe3O4 में। ठीक है, Fe3O4 में है। तो हमें 3 के बराबर करने के लिए 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो संतुलन के लिए हम Fe में 3 से गुणा करेंगे, तो दोनों ओर अभिकारक में और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फाइनल समीकरण जो आ रहा है, Fe को संतुलित करने के लिए हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा समीकरण आएगा 3Fe + 4H2O, 3 Fe3O4 + 4H2, ये हमारा समीकरण जो है ये फाइनल समीकरण हो गया, इसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, स्टेप 6 है हमारा, अंत में संतुलित समीकरण की जांच करने के लिए हम
समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गणना करते हैं। ठीक है, गणना करेंगे हम। देखिए हमारा समीकरण आया 3Fe + 4H2O, तीर Fe3O4 + 4H2। देखिए ये हमारा जो है समीकरण 6, ये संतुलित समीकरण है। ये 6 समीकरण और 5th समीकरण सेम है, ये दोनों संतुलित समीकरण हैं। अब इनमें दाहिनी ओर और बाईं ओर दोनों की परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। ठीक है, कितनी है? तो सबसे पहले तत्व लिख लेते हैं कौन कौन से है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और Fe है। 3 तत्व हैं हमारे। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और Fe। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं बाईं ओर अभिकारक में, अभिकारक बाईं ओर होता है। तो अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं और उनकी संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन की इसमें देखिए 4 × 4 4 परमाणु हैं, और फिर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 8 परमाणु हैं, और Fe 3 Fe है, तो 3 Fe हैं परमाणु। ठीक है, टोटल हमारा कितना है? 15। और यही चीज हम उत्पाद में देख लेंगे, प्रोडक्ट में Fe3 है, तो ऑक्सीजन कितना इसमें? 4 है। ठीक है, 4 O4 लिखा। और हमारा हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन देख लेते हैं 4H2, मतलब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। फिर Fe कितने हैं? 3 Fe3 लिखा ना, Fe3 इसका मतलब आयरन के 3 परमाणु हैं। टोटल हमारा आएगा 15। इससे क्या सिद्ध होता है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो भी समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को, जो हम स्टेप बाय स्टेप समीकरण को संतुलित करते आए हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। ठीक, फिर हमारा स्टेप 7 आता है, 7वां स्टेप, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो 7वां स्टेप है हमारा भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को अधिक सूचनार्थ, मतलब उसको और ज्यादा अधिक सूचना के लिए क्या करते हैं? बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ, उनके रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है, तो उनकी भौतिक अवस्था को भी हम दिखाया जाता है। ठीक है, तो अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था को निम्न प्रकार से दिखाया जाता है। देखिए टेबल बना दिया हमने। यदि गैस अवस्था है तो उसको स्मॉल g लिख देंगे, द्रव अवस्था है तो स्मॉल l लिख देंगे, जलीय है जिसको हम इंग्लिश में एक्वा कहते हैं, ठीक है, तो उसको AQ लिख देंगे। फिर ठोस है, इसको सॉलिड S से लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, Fe 3Fe + 4H2O, Fe3O4 4H2। देखिए Fe जो लोहा होता है, आयरन, वो सॉलिड होता है, और 4H2O को G लिखा है। G का मतलब है गैस। जब हम पानी को उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो यहाँ पर G का मतलब यह है कि पानी को उबाला गया है और उसका भाप लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 4H2 का मतलब ये G, और G का मतलब है ये गैस के रूप में, पानी गैस के रूप में। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम गैस में भी बदल सकते हैं और ठोस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो Fe3O4 जो फेरस ऑक्साइड होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है। ठीक है, और 4H2 हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसको हमने G से दिखाया गया है। ठीक है, तो समीकरण जो होता है संतुलित समीकरण को, उसको उसके सूत्र के साथ साथ हम उसके जो वो होता है स्टेट होता है, उसकी जो अवस्था होती है उसको भी दिखा देते हैं, तो ये अधिक सूचनार्थ हो जाता है। ठीक है, फिर एक जानकारी देना चाहते हैं जिसको हम नोट लिख दिया है। ठीक है, तो कभी कभी अभिक्रिया को परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान यदि कितना ताप दिया गया है, कितना दाब दिया गया है, ठीक है, या कौन सा उत्प्रेरक के उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही, ये भी हम तीर के ऊपर लिख के दिखा देते हैं कभी कभी। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, और 2H2 हाइड्रोजन गैस G लिखा है। ठीक है, इसको 340 एटमॉस्फेरिक दाब, 340 वायुमंडलीय दाब जो होता है उस पर अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा CH3OH मेथेनॉल बन जाता है, जो एक लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।